हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है। ऑप्शन है दोस्तों, पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानसिक रूप से मंद बालक। यानी कि दोस्तों जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आय स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, उसको क्या कहेंगे? मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। ऑप्शन है, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह। बी ऑप्शन है, अन्य बच्चों से अलग करना। सी ऑप्शन है, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना। डी ऑप्शन है, बच्चों की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना चाहिए। यदि एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? ऑप्शन है, यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्य चर्चा समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। तो दोस्तों शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर, क्या सूत्र होता है दोस्तों? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक शारीरिक आयु गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पर मानसिक आयु है 12 वर्ष और वास्तविक शारीरिक आयु हो दोस्तों 8 वर्ष। ठीक है, तो 12/8 गुणे 100 कर देंगे और इसको 12 और 8 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 150, यानी कि 150 आ जाएगा। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी दोस्तों? 150 हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति, प्रदर्शन नीति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खेल और मनोरंजन नीति। क्या दोस्तों? खेल और मनोरंजन नीति। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को दोस्तों खेल और मनोरंजन नीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन को पढ़ते हैं, नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, यही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? ऑप्शन है, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या या अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो दोस्तों अगर आप एक शोधकर्ता के रूप में कौन सा कार्य नहीं करेंगे, तो दोस्तों इनमें से
सी ऑप्शन अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, यानी कि अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं तथा अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है। अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। दोस्तों प्रश्न है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, बी ऑप्शन है उनका अंतर्मुखी स्वभाव, सी ऑप्शन है अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, और डी ऑप्शन है उनका विषादग्रस्त व्यवहार। दोस्तों संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। क्या होता है दोस्तों? उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होता है संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करिए। ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग संज्ञानात्मक, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है दोस्तों, यही बताना है मनोप्रेरणा। तो दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भावात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों? भावात्मक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के 3 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। पहला है संज्ञानात्मक शिक्षा, दूसरा है मनोप्रेरणात्मक शिक्षा और तीसरा है भावनात्मक शिक्षा। तो दोस्तों इसका प्रतिपादन ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार बालक उच्च शिक्षा तभी प्राप्त कर सकता है जब बालक को निचले स्तर की शिक्षा की जानकारी हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? ऑप्शन है परंपरागत चिंतन, बी ऑप्शन है विकेंद्रित चिंतन, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक चिंतन और डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो दोस्तों परंपरागत चिंतन भी संबंधित है अनुसंधान से, विकेंद्रित चिंतन भी संबंधित है और वैज्ञानिक चिंतन भी संबंधित है अनुसंधान से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। तो इस अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। दोस्तों तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन को पढ़ते हैं 6 वर्ष की आयु में, बी ऑप्शन है 8 वर्ष की आयु में, सी ऑप्शन है 11 वर्ष की आयु में और डी ऑप्शन है 15 वर्ष की आयु में। दोस्तों तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में होता है। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत 11 वर्ष की आयु से हो जाती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो यह किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन है टायलर, स्किनर, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टायलर ने कहा था। यह कथन किसका है दोस्तों? टायलर का। यानी कि व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक टायलर का कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। क्या प्रश्न है दोस्तों? सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ऑप्शन है बाल्यावस्था हेतु, बी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था हेतु, सी ऑप्शन है युवावस्था हेतु और डी ऑप्शन है परिपक्वावस्था हेतु। तो दोस्तों खेलने की खेल विधि क्यों उपयोगी है? तो यह उपयोगी है दोस्तों बाल्यावस्था हेतु। किसके लिए दोस्तों? बाल्यावस्था हेतु सीखने की खेल विधि उपयोगी है। यानी कि बाल्यावस्था क्या दोस्तों 6 से 12 वर्ष होती है। कितनी दोस्तों? 6 से 12 वर्ष होती है। और बाल्यावस्था की आयु में ही दोस्तों बालक को सीखने के लिए
खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता होती है, मन में अस्थिरता रहती है तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उनमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है, मतलब यानी कि सीखना उनके अंदर बहुत ही कम होता है। खेल विधि के द्वारा बच्चे में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में तेजी लाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है। ऑप्शन ए है प्रश्नावली, बी ऑप्शन है साक्षात्कार, सी ऑप्शन है मत सूची और डी ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों इनमें से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्नावली भी मूल्यांकन की प्रविधि है, साक्षात्कार भी है और मत सूची भी है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। दोस्तों मूल्यांकन वह प्रणाली होती है जिसके तहत बालक व्यक्ति के सभी आयामों का परीक्षण किया जा सकता है। मूल्यांकन करने में कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार करके, प्रश्नावली तैयार करके, मत सूची तैयार करके तथा खेल विधि आदि के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है एक शिक्षक खाद्य सामग्री व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है। ऑप्शन है सीखने की क्लासिकल अवस्था, बी ऑप्शन है पुनर्बलन का सिद्धांत, सी ऑप्शन है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन और डी ऑप्शन है ज्ञान का निर्माण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों को उनकी जानकारी देना, उसकी जानकारी देना तथा बच्चों में उस ज्ञान का स्थानांतरण करना सीखने की क्रिया को प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें बालक प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित होती है। ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन है विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, सी ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, डी ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो दोस्तों पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है, तो यह समायोजित करता है दोस्तों अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पियाजे ने बालक के विकास को 4 अवस्था चरण में बांटा है। ठीक है, जिसमें पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिसमें पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था होती है जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। संवेदीगामक अवस्था दोस्तों बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा शैशवावस्था होती है। ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शैशवावस्था कब होती है, तो वह होती है दोस्तों 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में। दोस्तों बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं दोस्तों, 3 अवस्थाएं हैं। पहला है शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष तक रहता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक रहता है। दूसरा है बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक रहता है। ध्यान से सुनिएगा। और तीसरा है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक रहता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 5 वर्ष तक शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है,
बी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। सी ऑप्शन है शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। और डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ए और बी दोनों कथन असत्य है, यानी कि अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, यह असत्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं, तो यह भी असत्य है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इस कथन में असत्य हैं और सी ऑप्शन यह सत्य है, यह सत्य है। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर दोस्तों, और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। ऑप्शन है परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, बी ऑप्शन है परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, सी ऑप्शन है गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशाला में उपयोग आने वाली कौन सी विधियां हैं, तो वह है दोस्तों परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। कौन दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है। ऑप्शन है मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवंशिकता या कुपोषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानसिक अक्षमता। क्या दोस्तों, मानसिक अक्षमता। दोस्तों मानसिक अक्षमता के कारण बालक बालिका अपनी आयु के बालक बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने आयु वर्ग के नीचे की अवस्था के कार्य करने में भी अक्षम होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः। ऑप्शन है बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, बी ऑप्शन है असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, सी ऑप्शन है दुर्बल बालकों का अध्ययन, और डी ऑप्शन है सामान्य बालकों का अध्ययन। तो दोस्तों व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है, इसका उपयोग है दोस्तों दुर्बल बालकों का अध्ययन, यानी कि दुर्बल या कमजोर बालकों के बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है तथा उसकी समस्या को हल करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण है। ऑप्शन है सीखी गई वस्तु को संभालना, बी ऑप्शन है सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सी ऑप्शन है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सीखने का स्थानांतरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। ठीक है, यही सीखने का स्थानांतरण है, यानी कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने में करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंतराल मापनी। क्या है दोस्तों, अंतराल मापनी, यानी कि अंतराल मापनी के द्वारा वैयक्तिक भिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। ऑप्शन है मूल्यांकन,
आकलन, ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, तो वह है दोस्तों मूल्यांकन और आकलन दोनों, यानी कि ए व बी दोनों। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 25 है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। क्या होगा दोस्तों, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समान आयु वर्ग तथा बुद्धि स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। ऑप्शन है कमजोर विद्यार्थियों में, बी ऑप्शन है सामान्य विद्यार्थियों में, सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, तो अंतर किसमें करता है, उपयुक्त सभी में अंतर करता है, यानी कि कमजोर विद्यार्थियों में भी, सामान्य विद्यार्थियों में भी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में भी विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है हमारा, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक स्थिरता, बी ऑप्शन है अच्छी आदतें, सी ऑप्शन है मिथ्याभिमान, और डी ऑप्शन है हीनता की भावना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीनता की भावना। क्या दोस्तों, हीनता की भावना, यानी कि एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन है प्रेरणा, बी समझ, सी ज्ञान, और डी स्व अध्ययन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा, ठीक है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, प्रेरणा, यानी कि बालक की क्रियाओं को नियमित करने तथा उनमें रुचि उत्पन्न करने का प्रयास, रुचि उत्पन्न करने का सबसे प्रभावी कारक अभिप्रेरणा होती है। मैस्लो, ठीक है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया है दोस्तों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, पहला आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा यह जानना, और बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को। अगला प्रश्न हमारा और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन ए है व्यवहार परिवर्तन में, बी ऑप्शन है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी ऑप्शन है समायोजन में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी कि व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में अधिगम का योगदान है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।